नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनाव को लेकर के रणनीतियां बदल रही हैं और जो चुनाव है उसमें स्पष्ट होता जा रहा है कि ये जो चुनाव है उसमें मुख्य मोर्चा किन किन दलों में होने वाला है और आवश्यकता के अनुसार राजनीतिक दल अपनी जो जुगाड़ है, जुगत है, वो करते रहते हैं। एक समय था जब अल्पसंख्यक सभा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बड़ा महत्व होता था पार्टी संगठनों में, लेकिन ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, अल्पसंख्यक सभा का कोई महत्व नहीं है, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता दौरे नहीं कर रहे हैं, अल्पसंख्यक सभा के नेता दौरे नहीं कर रहे हैं और चुनाव शुरू से पिछड़ी जातियों पर और दलित जातियों पर पूरी तरह से केंद्रित हो रहा है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के नेता शामिल हुए तो वहां भी माहौल बसपामय हो गया है सब समाजवादी पार्टी में। और जब अल्पसंख्यक सभा का वहां कोई महत्व नहीं रहा तो वहां अंबेडकर वाहिनी गठित की गई है। पहली बार अंबेडकर वाहिनी गठित करके दलितों तक पैठ बनाने की व्यवस्था की गई है। मिठाई लाल भारती भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्हें इस नई अंबेडकर वाहिनी का, समाजवादी अंबेडकर वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था पिछले दिनों और अब उन्होंने पूरी कमेटी, अपनी राष्ट्रीय कमेटी घोषित कर दी है। उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं राष्ट्रीय कमेटी में अंबेडकर वाहिनी में, जैसा कि होता ही है समाजवादी पार्टी में। यहाँ तो कमेटियों में भी उत्तर प्रदेश के ही अधिकांश लोग हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि ये सब होने के बाद में भी फर्रुखाबाद का कोई नेता अंबेडकर वाहिनी में शामिल नहीं है। समाजवादी अंबेडकर वाहिनी की नव घोषित कमेटी में फर्रुखाबाद का कोई नेता शामिल नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यक सभा का महत्व कम हुआ और अंबेडकर वाहिनी के बहाने समाजवादी पार्टी दलितों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। और बड़ी बात यह है कि इन पार्टियों के नेता, खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता, आज भी कहते हैं साहब समाजवादी हैं और जातियों की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन ये सब जो खेल चल रहे हैं ये जनता देख रही है। और पहली बार अंबेडकर वाहिनी का गठन हुआ है और अंबेडकर वाहिनी के गठन के पीछे मंतव्य यही था कि जो दलित नेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं पदों का पद बांटे जा सके, पदों से उन्हें संतुष्ट किया जा सके और उनसे काम लिया जा सके दलितों में पैठ बैठाने का। तो वो काम समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है। अंबेडकर वाहिनी की राष्ट्रीय कमेटी घोषित हो गई है और अंबेडकर वाहिनी के जरिए समाजवादी पार्टी दलितों में पैठ बनाने जा रही है। तो एक नया गठजोड़ इस बार आ रहा है सामने, दलितों का और पिछड़ों का, अति पिछड़ी जातियों का। और उस अभियान में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लग गई है। हम लोग इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला जी हैं, भारतीय महाविद्यालय प्रोफेसर हैं, और शशांक शेखर मिश्रा क्षेत्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, पार्टी के मीडिया विभाग के संरक्षक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, और शशांक मिश्रा हैं पार्टी के युवा नेता, कई पदों पर रहे हैं। कांग्रेस से पार्टी के मीडिया प्रभारी प्रवक्ता राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनुपमा शर्मा जी हैं, और वीरेंद्र मिश्रा जी उपाध्यक्ष रहे हैं शहर कांग्रेस कमेटी में, विभिन्न पदों पर रहे हैं। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से टेनी भाई आज की इस पर चर्चा में, आज की इस बुलेटिन की चर्चा में शामिल हैं।
तो आलोक जी, आपसे ही शुरू करते हैं कि ये जो अंबेडकर वाहिनी का मामला है, पार्टी जिस तरह से एक नई लाइन पर चल पड़ी है और जिस तरह से ये नया प्रयोग इस बार हो रहा है कि अल्पसंख्यक सभा साइडलाइन हो गई है और इम्पोर्टेंस अचानक बढ़ गई है दूसरी जातियों की, और उसके लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया है और संविधान में संशोधन करके अंबेडकर वाहिनी बनाई गई है। और ऐसे संगठन जिनकी कमेटियां नहीं गठित हो पाती थी, आनंद फानंद में कमेटी भी गठित हो गई अंबेडकर वाहिनी की। मिठाई लाल भारती वरिष्ठ दलित नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विभिन्न जनपदों के दलित नेताओं को जोड़ करके अंबेडकर वाहिनी गठित कर दी गई है। राष्ट्रीय कमेटी इसकी, फर्रुखाबाद का कोई नेता उसमें शामिल नहीं है। हम लोगों ने चर्चा भी की थी जब समाजवादी पार्टी की प्रदेश कमेटी घोषित हुई थी। यहाँ लग रहा है कि फर्रुखाबाद की लगातार उपेक्षा हो रही है। तो ये सारे बिंदुओं को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और यहीं से शुरुआत करते हैं। आलोक जी। शेखर भाई, जैसा कि अभी आपने कहा कि विषय छोटा है, तो पहले मैं बता दूं कि विषय छोटा नहीं है, ये सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां जो छल करती हैं प्रदेश की जनता के साथ, कि ये सब जैसे जैसे चुनाव निकट आते हैं तो विभिन्न जातियों के मोर्चे, स्टूडेंट्स के मोर्चे, वकीलों के मोर्चे, ये इस प्रकार के मोर्चे खड़े करके और अपनी पार्टी में जोड़ने का एक प्रयास, असफल प्रयास करते हैं। जनता पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल देखती है और महसूस करती है कि आखिरकार ये छलावा है या सच है। और अभी आपने कहा कि फर्रुखाबाद से कोई भी दलित व्यक्ति जो था इस मोर्चे में सम्मिलित नहीं हुआ। शेखर भाई, पूरे प्रदेश में कोई भी दलित इस मोर्चे में सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि जब इनकी सरकार रही तो सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हुआ तो दलितों पर ही हुआ। आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। और इनके कार्यकाल में, कल भी मैं इस चर्चा को कर रहा था, इनके कार्यकाल में 2015 के ही सिर्फ 1 वर्ष के कार्यकाल में करीब करीब 10,000 दलित उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज हुई हैं। तो सोच लीजिए कि पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में कितना क्या रहा होगा। और आप कह रहे हैं कि घर में घुसपैठ करना चाह रहे हैं, वर्ग में घुसपैठ करना चाह रहे हैं, जातियों में घुसपैठ करना चाह रहे हैं। हमारे दलित भाई तो इनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं। ये जिस घर में घुसपैठ करते हैं उस घर का बंटाधार कर देते हैं, उसके गरीबों के प्लाट देख लेते हैं अगर कहीं पर अच्छी जगह पर है। और चरित्र ज्यादा व्यक्त करना ठीक नहीं है, मंच से सब जानते हैं। और आप देखिए कि आज ये रामनगर में जब इनकी सरकार थी तो दलितों की जमीन को कैसे हड़पा गया। ये और प्रदेश की जो वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सब नेता चुप। और सबसे बड़ा ताज्जुब इस बात का हुआ कि कांग्रेसी नेता भी चुप। और उससे भी ज्यादा ताज्जुब इस बात का हुआ कि जो दलित हितैषी मायावती बनती थी वो भी चुप, सब चुप। और अब जब चुनाव निकट आ गए हैं तो अंबेडकर वाहिनी, आपको भी विदित होगा कि सिर्फ समाजवादी पार्टी में एक ही वाहिनी है, वो है मुलायम सिंह खानदान वाहिनी। इसके अलावा किसी का वाहिनी का कोई भी ना तो लक्ष्य पूर्ण होगा, ना होता है, ना उसका कोई प्रभाव होता है। ये सिर्फ वोट बटोरने का एक छलावा होता है। और जनता, हमें ऐसा लगता है कि अब समझदार हो गई है, वो विकास चाहती है। और अभी आपने एक बिंदु और हुआ जिसमें ये कहा कि मुस्लिमों की भागीदारी या मुस्लिम वर्ग की उपेक्षा। मुस्लिम वर्ग भी इस बात को समझ रहा है कि इनकी सरकार में 26 दंगे कम से कम प्रतिदिन होते थे प्रदेश में। ये रिकॉर्ड है इनका, 26 दंगे, 26-27 दंगे प्रदेश में प्रतिदिन हुआ करते थे। और हमारी सरकार में 5 वर्ष में आप 26 दंगे नहीं गिना पाओगे, इनके प्रतिदिन के 26 दंगे। तो मुस्लिम मतदाता है, वो भी समझ रहा है, उसे विकास चाहिए, उसे ये वर्ग भेद नहीं चाहिए। तो समाज का सभी वर्ग, चाहे वो दलित वर्ग भी बड़ी
भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आशा भरी नजर से देख रहा। उसने महसूस भी किया इन 5 वर्षों में कि किसी भी प्रकार के शोषण की शिकायत दलित वर्ग की नहीं आई है। और ये जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, इनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारे दलित भाइयों पर किसी प्रकार का शोषण का या अत्याचार का प्रयास कर सके। हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी की और विश्वास भी व्यक्त किया और विश्वास बनाया भी है। अभी विषय पे ही बोलना। वैसे तो आज का जी वैसे तो आज का विषय जो है वो मुख्य रूप से सपा और भाजपा के मध्य का विषय है, क्योंकि लड़ाई इन दोनों की ज्यादा चल रही है। लेकिन क्योंकि आरोप प्रत्यारोप ये ज्यादा आपस में एक दूसरे पे करते हैं। लेकिन अभी जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बहुत लंबा चौड़ा अपना भाषण दिया, मैं भाषण ही कहूंगी क्योंकि उसमें सत्यता तो बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने बहुत प्रेम से अपनी पार्टी, अपनी सरकार द्वारा किए गए सारे क्रियाकलापों को लाल टोपी के ऊपर पहनाने की कोशिश की है। अब विषय आज का है कि क्यों सपा अल्पसंख्यक कार्यकारिणी छोड़ के और दलितों के पीछे पड़ी है। तो इन्होंने दलितों के उत्पीड़न की बात की है। शायद ये भूल गए आलोक बिहारी जी कि दलित लड़कियों पे रेगुलर हर साल में 4, 6, 8 हाई प्रोफाइल केस आपकी सो कॉल्ड भाजपा सरकार के द्वारा 17 के बाद से किए जाते रहे, चाहे वो हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, और या कानपुर की दलित बच्ची हो, या जो भी हो। और इतना तक आप लोगों की पार्टी में अत्याचार हुआ है कि चलो आपके कार्यकर्ताओं ने दलित लड़की का बलात्कार किया, उन्नाव में तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और बाद में बहुत प्रेम से आदेश आ गया माननीय कोर्ट का कि नहीं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। हाउ कैन यू से सो कि नहीं इन्वॉल्व थे? पुलिस की रिपोर्ट झूठी, कोर्ट तो बेचारा पुलिस की रिपोर्ट देखेगा। और फिर हाथरस का आप उदाहरण ले लीजिए। आप कैसे कह सकते हैं सपा में दलितों पे ज्यादा अत्याचार हुए? हाथरस में आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा दलित लड़की का बलात्कार किया जाता है, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो रात में 3 बजे पेट्रोल छिड़क के उसकी लाश बाबा जी के निर्देशानुसार जला दी जाती है। और आप बोल रहे हैं कि सपा में इस तरह के अत्याचार हुए या किसी भी अन्य पार्टी में इस तरह के अत्याचार हुए? कैसे कह सकते हैं आप? लाइव डिबेट में बैठ के इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है। भाजपा का जो सबसे बड़ा नारा था, जिसपे इन्होंने सबसे ज्यादा छलावा जनता पे कसा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा अत्याचार आपकी सरकार में बेटियों ने झेले हैं। इसीलिए प्रियंका जी ने मुहिम रखी है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। मैं भी लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, और हमारी कांग्रेस पार्टी की सभी लड़कियां अब इस समय भाजपा के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से लड़ने के लिए तैयार है। और मुझे पूरा विश्वास है और मैं जानती हूं कि लड़कियां लगातार हमसे जुड़ रही हैं। कल लखनऊ में गई थी, कार्यालय में भयंकर भीड़ थी, और पूरी तरह से लड़कियां, महिलाएं पूरी तरह से कांग्रेस से जुड़ रही हैं, जिसका परिणाम आप 22 में देखेंगे। और ये दलितों ने अत्याचार किया तो सपा में किया कि बसपा में किया, आप अपनी पार्टी में देखिए, अपने आंकड़े उठा के देखिए ना। कल भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपको यही जवाब दिया था कि आप अपने आंकड़े उठा के देखिए। एनसीआरबी के डाटा तो आपने 17 के बाद से डाउनलोड ही नहीं कराए हैं, आप जाके कराए हैं, और उसमें भी आंकड़े आसमान छू रहे हैं। तो अपने आंकड़े उठा के देखिए ना कि आपकी अपनी सरकार के आंकड़े क्या है। 35,000 केवल लड़कियों के प्रति अपराध थे 17 से पहले, 1 लाख पार कर चुके हैं। ठीक है, हो गया। शशांक शेखर मैडम ने जो है पहले से ही बोल दिया कि लड़ाई तो सपा और भारतीय जनता पार्टी की है। तो एक तो पहले से खुद को मैदान से बाहर मान लिया, प्रत्यारोप पहले से ही आपने मैदान से बाहर मान लिया अपने आप को। फिर उसके बाद एक रेगुलर कहानी के माध्यम से आपने पूरा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने का काम किया। पहले मुद्दे से हटकर मुद्दे पे बोलिए पहले। जवाब मत दीजिए, दूसरे राउंड में जवाब दीजिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी का वर्तमान में जो अंबेडकर वाहिनी गठन करने का ये शिगुफा चला है, ये सिर्फ और सिर्फ दलित समाज का वोट लेने का एक झूठा दिखावा है, छलावा है, उनको अपना बनाने के लिए। अभी तक ये कहाँ गए थे? और जैसा कि सभी के सामने स्पष्ट है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार दलितों के ऊपर हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में हुए हैं। और ये वही समाजवादी लोग हैं जो दलितों को जोड़ने के लिए अंबेडकर वाहिनी बनाने का जो काम कर रहे हैं। ये वही समाजवादी लोग हैं जो 1995 में दलितों की सबसे बड़ी नेता थी मायावती जी, उनके साथ जो
गेस्ट हाउस कांड हुआ था, ये वही समाजवादी लोग हैं जिन्होंने मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड किया था, और वो लोग आज अंबेडकर वाहिनी बनाने की बात कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ दिखावा है कि हम कैसे दलितों का वोट ले सकें, और ये वो लोग हैं जिनके पास अपना एक दलित नेता भी नहीं था जिसको इस अंबेडकर वाहिनी का अध्यक्ष बनाया जाता। इन्होंने आयतित जो हैं, जो मिठाई लाल जी हैं जो बसपा से आए हैं, उनको इन्होंने अपना अंबेडकर वाहिनी का अध्यक्ष बनाया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इनके पास स्वयं का एक दलित नेता नहीं है। समाजवादी एक सिंगल दलित नेता नहीं था जिसको अध्यक्ष बनाकर ये अपने दलितों को जोड़ने का काम करते। इन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी से आए हुए मिठाई लाल जी को जोड़ा है और उनसे दलित समाज को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इससे इनकी जो भूमिका है और इनकी जो विचार है वो स्पष्ट हो रहे हैं कि वे कैसे दलितों को जोड़ेंगे और क्या दलितों के लिए करेंगे, जिनकी सरकार में स्वयं सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुए हैं। तो राजेंद्र जी। शेखर भाई, जैसा आज का विषय है, तो ये सारे, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनावी समर शुरू हो चुका है, सभी दल हर वर्ग और जात के वोट को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसी कड़ी में समाजवादी ने अंबेडकर वाहिनी का गठन किया और निश्चित दलित वोट बसपा से खिसक रहा है। बसपा का जनाधार हमारे समझ में कम हो रहा है और उसमें अपनी जनाधार को बढ़ाने के लिए ये समाजवादी पार्टी का एक हथकंडा है। जैसा कि हमारे साथी भाजपा के पैनलिस्ट ने कहा कि जो है समाजवादी पार्टी के समय में सबसे अधिक जो है जुर्म दलितों पर ढाए गए और सारी पार्टियां चुप थी। उनमें हमारी पार्टी कांग्रेस का भी नाम लिया है। कांग्रेस पार्टी चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादियों की सरकार रही हो, दलितों के अत्याचार पर हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। अभी आप देख लिए हमारी प्रियंका जी ने हाथरस में, उन्नाव में इस तरह सबसे पहले पहुंचकर सबसे ज्यादा उनके और उनके संघर्ष के लिए उनके साथ तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है इस तरह से काम करती रही और करती रहेगी। वो किसी धर्म, जात या किसी वर्ग की बात नहीं करती। शुरू से कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमेशा ने किया है। ये आरोप बिल्कुल मिथ्या है और इसमें कोई दम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भी चुप है। कांग्रेस पार्टी शायद उनको दिखाना चाहिए कि आज सबसे मजबूत तत्वों के साथ कोई खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। हाथरस घटना, उन्नाव घटना और जितनी घटना है सब में हमारी प्रियंका जी जो है उनके साथ खड़ी हुई, तत्काल पहुंची। सबसे पहले वाले पहुंचने में प्रियंका गांधी थी। लखीमपुर कांड किसानों पर अत्याचार हुए, कुचल कुचल के मारे गए, सबसे पहले पहुंचने वाली हमारी नेता प्रियंका गांधी थी। प्रियंका जी ने आवाज उठाई और आज भी उनकी आवाज को उठा रही है। क्या बोले, तो इस तरह कांग्रेस पार्टी हमेशा शुरू से ही दलित, अल्पसंख्यकों और संपूर्ण हर वर्ग धर्म की बात करती रही। उसने कभी न एक धर्म की बात की है, कभी एक जात की बात की है, कभी समुदाय की बात। कई बात अभी भाजपा के साथी ने भी कहा कि विकास के कार्य, तो अच्छा तो यही है कि भाजपा को अपने 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के लिए बताना चाहिए। विकास कार्य बताना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में क्या किया, 5 साल में क्या घोषणा पत्र में कहा था और क्या किया, यही बताना चाहिए। इसी रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने जाना चाहिए और जनता उनको उत्तर देने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जनता उन्हें बताएगी कि वीरेंद्र साहब बोलिए। वीरेंद्र सराज बोलिए। जी 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 शेखर जी, बड़ा आज अच्छा विषय उठाया आपने है और आपको नमस्कार, धन्यवाद। तो जैसा मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के कारण ये चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे ये सपा हो, ये सब एक दूसरे की ABC टीमें हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इनके अंदर ना अम्बेडकरवाद की बात है, ना महात्मा गांधी की बात है। ये सिर्फ अवसरवाद के लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो या सपा हो। जब ये अम्बेडकर की बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि जब ये हाथरस पर कांड हुआ किसी लड़की पर जिसको रात में जलाया गया था, वहां अखिलेश जी तो देखने नहीं गए थे। अगर ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जब NRC का मुद्दा उठाया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है NRC का आंदोलन चला, तो एक दिन के लिए अखिलेश जी के पास कोई टाइम नहीं था NRC के जो आंदोलन में खड़े होते। लखीमपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, किसान मारे गए, लेकिन वहां पर अखिलेश जी के पास टाइम नहीं था। ये अम्बेडकर की बात करते हैं। बॉर्डर पर जो है किसान आज कई सालों 1 साल हो गई धरना देते हुए, अपनी बात कहते हुए, पूरा साल गुजर गया है, लेकिन अखिलेश जी को टाइम नहीं मिला है अम्बेडकर की बात करते करते कि उन किसानों से मिल लेते,
अखिलेश जी के पास जब संसद में पेगासस का मामला आया और पूरी संसद में बहस हुई, सारा विपक्ष जो है एकजुट हुआ पेगासस के मामले में, लेकिन अखिलेश जी को टाइम नहीं मिला। अखिलेश जी ने पेगासस के मामले में कोई मुद्दा नहीं उठाया और ये सब बीजेपी का समर्थन करते हैं। अखिलेश जी का बात करते हैं, अम्बेडकर जी की बात। कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में पूरे देश का, पूरे प्रदेश का जो मजदूर इधर से उधर गया, अपने घरों गया, और कांग्रेस पार्टी ने उन मजदूरों की सहज बहुत अच्छे ढंग से सहयोग किया, सहायता की, उनको टिकट दिलवाई, उनको खाना का प्रबंध किया। लेकिन मैं समझता हूं कि अखिलेश जी जो है मेडल की बात करते हैं, उन दबे कुछ गरीबों के लिए अखिलेश जी के पास टाइम नहीं था। महंगाई की बात हो, आज पूरी कांग्रेस 5 साल 3 साल से जो महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, किसानों का मुद्दा उठा रही है, लेकिन समझते हैं अखिलेश जी के पास इन 5 सालों के में एक दिन भी जो है महंगाई पर बोलने की बात संसद में नहीं की। इन्होंने जो है ना पर महंगाई की बात की, ना भ्रष्टाचार का बात की, और जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है उसमें एक बार भी जो है अखिलेश जी ने और समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने, मायावती जी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया है। और ये सब करते हैं, ये बीजेपी की सब मिले हुए हैं, बसपा, सपा और बीजेपी सभी आपस में एक दूसरे मिले हुए हैं, इनमें कोई विचारधारा अंतर नहीं है। और चाहे रोजगार की बात हो, आज जो है कांग्रेस पार्टी की जो चाहे प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हो, इन्होंने बहुत बड़े मुद्दे उठाए हैं। पूरे 5 साल जो है सड़क पर आकर प्रियंका जी लड़ी हैं, राहुल जी लड़े हैं, लेकिन 1 घंटा जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस प्रदेश को, इस जनता के बीच नहीं दिया है। गुंडागर्दी की बात है और बात करते हैं अखिलेश जी कि हम सत्ता में आएंगे। सत्ता में कैसे आ सकते हैं? अगर आपने सत्ता में अच्छे कार्य किए होते आप सत्ता में आ सकते थे, लेकिन आप सत्ता में क्यों गए? आप बसपा जो है ये सब बीजेपी और सपा और बसपा ये सब एक दूसरे की टीमें हैं, ये लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं, अंबेडकर की बात नहीं करते हैं, और सत्ता भोगी है। बसपा को टाइम मिला है सत्ता भोगने का, बसपा भी जो है कार्यकाल में पूरे ये की सत्ता भोग रही है। अब मौका आया है कांग्रेस का, कांग्रेस को अब जो है कांग्रेस को जो महंगाई का मुद्दा है, प्रियंका गांधी चौधरी है और जनता उनको सारे देख रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में ये जनता, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी। अरे भाई शेखर भाई, बहुत अच्छा विषय है। हमारी पूर्व पार्टी है, अल्पसंख्यक सभा को पीछे क्यों किया गया, ये मेन पॉइंट है। हमारे बड़े भाई मिश्रा जी हमारे मार्गदर्शक बैठे हैं और सीनियर हैं। ये सोचने की बात है कि अल्पसंख्यक सभा को पीछे करने का क्या उन्हें मकसद है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी समाजवादी पार्टी को कर बहानी का गठन किया गया, और फिर आप वहीं आ गए। लग रहा फर्रुखाबाद से मोहब्बत आपको भी बहुत है, आपको भी बड़ा मलाल है कि फर्रुखाबाद का कोई शामिल नहीं हुआ, इस पे कोई विचार अभी नहीं हो रहा है। क्यों? ये बिल्कुल आपने कहा उस बात के आप फर्रुखाबाद की उपेक्षा की गई। उपेक्षा इसलिए की गई कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी की नजर में, समाजवादी पार्टी के फर्रुखाबाद में भी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने ये मान लिया है, कुछ जिले ये मान लिए हैं कि यहाँ मेरा अस्तित्व नहीं है, बेमतलब यहाँ गड़बड़ होगी, और इसलिए इन लोगों को एक यही नहीं, अभी इटावा को उठाओ, कई जगह उठाओ, किसी को उस वाहिनी में शामिल नहीं किया गया है। बहुत अच्छी आपकी। और रही अल्पसंख्यक सभा को, शेखर भाई आप बहुत पुराने हो, बहुत पहले से अलग किया गया है, बहुत पहले से अलग चल रहा है, वो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने की बात है कि दलित बोर्ड की, पता नहीं भाई शेखर जी कैसे आदरणीय अखिलेश जी को समझ में आ गया कि हमें इस बोर्ड की भी जरूरत है। अभी बैंक जी समझौता किया था, इसी बोर्ड के लिए समझौता किया था, नहीं मिला वोट, तो समाजवादी पार्टी के आदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उनका वोट है, जिस वोट की वजह समाजवादी पार्टी की पहचान है, उस वोट को अपने मजबूत करने के लिए भाई, क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो वोट छिटक गया? भाई आखिर क्या जरूरत पड़ी? शेष वोट जो उनका है, अदर वोट जो है आदरणीय नेताजी सबको जोड़ के चलते थे,
लेकिन बेस वोट उनका ही माना जाता था। उस बेस वोट करके में क्यों संदेह ऐसा हो रहा है? क्या जरूरत पड़ी उन्हें अम्बेडकर वाहिनी बनाने की? विचार इस पे करना चाहिए। और भ्रष्टाचार की बात तो कोई बात ही नहीं। चलिए, जी नमस्कार। शेखर भाई साहब, मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हर जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को सम्मान दिया है, और जब जब प्रदेश में असमानता की स्थिति आई है तो समाजवादी पार्टी ने उस जाति समुदाय के लोगों को आगे करके उनको उनका हक दिलाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को सक्रिय करके असमानता और अन्याय को दूर करने एवं सामाजिक न्याय के समता मूलक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी का गठन किया है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि इस वाहिनी में फर्रुखाबाद के किसी व्यक्ति को मौका नहीं मिला है, तो शायद वो भूल रहे हैं कि सर्वेश अंबेडकर जी जो है वो पूर्व में अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जब जब दलितों पर अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी आगे आई है उनके विभिन्न मुद्दों को लेके। और दलित जो कभी बहुजन समाजवादी पार्टी का कोर वोटर था, उनको भी पिछले लंबे समय से लग रहा है कि बसपा उनके मुद्दों को नहीं उठा रही है, बसपा में उनको लगातार पीछे किया जा रहा है। और यही हाल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है। अभी हाल में ही आप देखिए हाथरस कांड में क्या हुआ। और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं उठाए हैं, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश का दलित जो है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, और दलित एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2022 में बनाने जा रहे हैं। अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, एक अनुरोध है आपसे, मेरे दूसरे राउंड का 3/4 वक्त आप जो है काट दीजिएगा, केवल 2 लाइन में बात करूंगा, लेकिन 6-7 के बाद समय दिया है तो कृपा करके पूरा समय दीजिएगा। बड़ी मजेदार बहस चल रही है और चारों तरफ से जितने मिसाइल, जितने मोर्टार गोले थे, वो सब के सब जब समाजवादी पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी के संग आरोपित किए जा रहे हैं, तो लगता है कि जो लाल टोपी लेकर के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी, ये सब भी उसकी बी टीम हो गई। माफ कीजिएगा मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि भूल गए हैं कि हमको कहां पे जो है अटैक करना है और कहां नहीं। सब साबित करने में लगे हैं कि नंबर 2 हम हैं, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ाई लड़ रही है। मैं एक बात कहूं, इसके अर्थ को जरा गहराई से जाकर के देखने की जरूरत है। डॉक्टर अंबेडकर को आप सब लोग जो है वो केवल एक दलित समुदाय में सीमित करे दे रहे हैं। इतनी बड़ी शख्सियत को कि जिसने कि भारत का संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका अदा करी, जिसको कि हर जात के लोग जो हैं, जिसकी विद्वता, जिसके वैचारिक क्षमता, जिसके ज्ञान, जिसके संवैधानिक विशेषज्ञ होने के आगे सब के सब नमन करते हैं। और जिसका डॉक्टर अंबेडकर की कहीं पे जयंती या कहीं को मनाया जाता है तो हर जाति का आदमी जो है उसे गर्व होता है कि हमारे हिंदुस्तान में डॉक्टर अंबेडकर नाम का भी एक व्यक्ति था जिसका विश्व तक में नाम। आप उसको केवल दलित उसमें कर रहे हैं। चलिए, थोड़ी गलतफहमियां थी, मैं दूर करना चाहता हूं उसको। डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी का गठन किया गया। इसके पहले कुछ बात हल्की सी आई है, शशांक जी ने भी कहा, सर्वेश अंबेडकर जी भी थे। सर्वेश अंबेडकर जी ने कब ज्वाइन करा ये भी मैं आगे बताऊंगा, और उसके बाद किसने किसने और ज्वाइन करा और दलितों की आस्था कैसी है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहूं कि आखिर एक चीज आई सामने कि संविधान में संशोधन करके, समाजवादी पार्टी के संविधान में संशोधन करके अंबेडकर वाहिनी का गठन किया गया। बहुत सही है, करना था संशोधन। इसलिए संशोधन करना था कि जिस हिंदुस्तान के संविधान को विश्व में अनूठा संविधान माना जाता है, उस संविधान का उपहास जब हिंदुस्तान में सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकार तक जब उसकी आत्मा का हनन किया, जब उस संविधान की हत्या की, जब उस संविधान को सरेआम चौराहे पर नीलाम करा, तो हमने ये याद दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की वाहिनी का गठन किया है कि संविधान की रक्षा करनी है तो डॉक्टर अंबेडकर को याद करो, जिस शख्स ने एक समुदाय का होने के बाद भी बाकी सब समुदाय को एक समाजवादी संविधान दिया। इस बात को लेकर के आ रहा हूं, और आपके पास कोई जवाब हो तो आप उसका देने की बात करिएगा। बात आई, बड़ी राजनीतिक बातें आई। बिना ब्रेक की गाड़ी भी हमने एक देखी,
बिना ब्रेक की गई। मालूम ही पड़ रहा था कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का सदस्य जो है वो केवल जो है समाजवादी पार्टी पे ही उलझ करके रह गया है, बाकी मुद्दे जो है सबके सब गौड़ हो गए। चलिए, अपनी अपनी बात है। मैं एक सवाल और कर रहा हूँ शेखर जी, कि जहां पे ये स्थितियां बनी हैं, और मैं कह रहा हूं आपसे साफ तौर पे कि डॉक्टर अंबेडकर वाहिनी को आप ये मान करके चलिए कि बुनियादी तौर पे उस संविधान की रक्षा करने का संकल्प लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने एजेंडे के रूप में उतारने की बात की है, जिस संविधान को हमें दिया है डॉक्टर अंबेडकर जी ने। डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर जी हमारे मुख्य आदर्श पुरुषों में से भी एक है। इसमें आप लेके चलते, अब मैं एक एक बात जो है थोड़ा थोड़ा एक जवाब भी दे दूं। एक बात आई थी जिस तरीके की चीरहरण भी इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भयानक जंगल राज पार्टी की सरकार में चीरहरण भी पहला उदाहरण रहा है। द्रौपदी के चीरहरण के पश्चात अगर चीरहरण जो है खुलेआम किया गया है तो वो जो है अपने यहाँ पे किया गया था। लखीमपुर की याद करिए और उस वक्त की जिला पंचायत चुनाव की बात करिए और एक एक करके आ जाइए। यहाँ पर कहा गया है भाजपा को जो है वो अपने मैंने पॉइंट नोट कर लिए हैं। हाँ, संविधान का अल्पसंख्यक समाज की बात आई। टेनी साहब फर्रुखाबाद में जो है वो पिछले जो है वो कितने साल से अल्पसंख्यक समाज का ही अध्यक्ष है, और हमें गौरव है इस बात का कि अल्पसंख्यक समाज के अध्यक्ष को उसके बाद सब समाज के लोग जो हैं उनको साथ लेकर के चलने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं मिलने जुलने की, मेल मिलाप की, गलबैया करने की बातें चल रही हैं। चलिए समाप्त करिए। हाँ, बात कर दी, सुनिए, समाप्त करने के पहले मुझे मौका नहीं मिला है इसमें बहुत जो हो है गया भाई, 5 मिनट हो गए हैं। भाई एक मिनट सुन लीजिए। सर्वेश अंबेडकर जो है वो फर्रुखाबाद की मिट्टी से जन्मा व्यक्ति है। सन 97 में जो है अपने ज्वाइन करा था इन्होंने, और उसके पश्चात कितने लोगों ने, आज दलितों की आस्था केवल इसलिए है, मैं केवल 4 नाम गिनाने की बात कर रहा हूं आपको, जिसके की बात जो है आप ये समझ लीजिए। दलित समुदाय के लोग और दलित समुदाय के वो नेता जिनका दलितों में एक अपना अलग असर रहा है, इंद्रजीत सिंह सरोज, ये आपके पूर्व जो है अपने मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव थे बसपा के। सपा में क्यों आए? भाजपा में क्यों नहीं चले गए? कांग्रेस में क्यों नहीं चले गए? उनको मालूम है कि दलित समुदाय का हित जो है वो वहां पे संरक्षण सपा में है। और सुनिए, के गौतम पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधान परिषद के सभापति रह चुके हैं, सपा में आए। और सुनिए, तिलकराज जी, अहरवार जी, एक नहीं, अगर समय हो जाएगा इसी से समझ लीजिए कि दलित समुदाय का पूरा हित, और वो दलित समुदाय मान करके चल रहा है कि समाजवादी पार्टी में है, और समाजवादी पार्टी के हमारी विचारधारा के पोषक डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो है। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत। हाँ, चलिए शुरू करिए। हाँ शेखर भाई, सबकी बात आ गई। हम आपको थोड़े, क्योंकि दलित से इन्होंने अंबेडकर को जोड़ा है। हमने नहीं जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं कहा, अर्थ मत करिए, हमने नहीं मैंने जोड़ा, बिल्कुल भी नहीं कहा। के ग्राह नेता है डॉक्टर अंबेडकर, हिंदुस्तान का संविधान दिया है। आप केवल दलित लेकर के आ रहे हो मान्यवर, आप दूसरे के मुंह में अपनी बात मत डालो। अंबेडकर बहानी बनाई, पलटा जाएगा तो सामने आ जाएगा। अंबेडकर बहानी। अब 2015 का आंकड़ा जो कि मैंने कल इकट्ठा किया था, आप देख लीजिए, 8,358 दलितों पर अपराध के चार्जेस जो हैं वो समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा लगाए गए। अपने भी तो गिना दीजिए। वो तो आपकी जिम्मेदारी है बहन जी, आप निकाल के लाइए ना आंकड़े। लाई हूँ ना, बोल तो रही हूँ। आप बताइए। 35,000 महिला और उत्पीड़न के 2015 में 17 तक कोई आंकड़े अपलोड नहीं किया गया एनसीआरबी में। सुनिए, दूसरा राउंड है, एक शेर, केवल एक शेर शेखर जी, कि जुबान नजर तो मिला, अरे जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, हिसाब तो दे, ये जनता मांग रही है। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, हिसाब तो दे। ये आंकड़े, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, चाहे 2015 की शिकायतों का एक डाटा जो कि एनसीआरबी ने जारी किया है, वो सर आप सुन तो लीजिए। 5 वर्ष का डाटा इकट्ठा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप सिर्फ 2015 का आप इकट्ठा, मगर ये हाथ में झूठे हैं, ये दावा क्या? अब ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं।
तो आपको पता लग जाएगा। आपसे ज्यादा बड़ा शास्त्री नहीं हूँ भैया। मैं सिर्फ 1 वर्ष का आपको अपराध का सिर्फ कैलकुलेशन जो है, जो कि एनसीआरबी ने निकाल करके दिया है, वो 59,41,000 का है। आप देख लीजिए उस, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या देख ली लोड आपने किया, आप देखो। अरे ये तो समाजवादी पार्टी ने किया है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए उसको। हो रहा है वो तो बंद कर दिया अब आप आपने। देखिए कि जिस शासन में 1 वर्ष में लगभग 60 लाख आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हो, तो 5 वर्ष के कार्यकाल को आप अगर जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा करोड़ों में जाएगा। आपराधिक आंकड़े दर्ज न होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपकी सरकार शरीफ है। यहाँ तक की स्थिति ये आ गई कि समाज, अरे बहन जी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अंतिम चरण में जब अपराध की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी तो साफ साफ निर्देश आया गवर्नमेंट की तरफ से कि मुकदमे दर्ज ना किए जाएं, और बड़ी सिफारिश से मुकदमे दर्ज होते थे। हमारी सरकार ने कहा कि जैसा भी कोई भी अपराध अगर होता है, यदि पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार के मुकदमे में कोई आनाकानी करता है तो तत्काल उच्चाधिकारी को अवगत कराएं, नहीं तो नेट के माध्यम से, एक ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से भी आप अपराध दर्ज करा सकते हैं। और अपराध में आपको पता है किसी में भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ऑनलाइन में 70% की गिरावट आई है। अधिकारियों को आता है, अधिकारी सब ऐसी हवाई में उड़ाते हैं। ऑनलाइन की व्यवस्था आपकी बिल्कुल फेल है। विशा जी कहाँ के आंकड़े हैं भाई? अन्नू जी एक सवाल और सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक सवाल मैं कर रहा हूँ आलोक जी से। अभी मैनपुरी की इनकी सरकार में एक सरेआम एक लड़की को कैसे पीटा समाजवादियों ने, ये पूरा प्रदेश। अरे आप लखीमपुर खीरी का जवाब दीजिए ना। आप अभी अभी चंदौली का, अभी छठ पूजा के अंतर्गत ब्लॉक का जवाब दीजिए। ब्लॉक अभी छठ पूजा में चंदौली में एक दलित व्यक्ति ने छठ का पोस्टर लगा दिया तो समाजवादियों ने उसके घर पे जाकर कितना उत्पात मचाया। तो दलितों के प्रति जो प्रेम है ये समाजवादियों का जग जाहिर है। किसी भी दलित व्यक्ति से आप पूछ लीजिएगा जाकर के कि समाजवादी पार्टी का दलितों के प्रति क्या व्यवहार है, तो सब भयग्रस्त है। मैडम जो है सपा की जो वास्तविकता है उससे ज्यादा मैडम परेशान हो रही है। मैडम ज्यादा परेशान हो रही है, जो सपा की वास्तविकता के आगे मैडम ज्यादा परेशान हो रही हैं। एक वक्त पे एक जो है मैं सपा से नहीं परेशान हो रही हूँ, मैं कांग्रेस का बता रही हूँ। आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपका तो गठबंधन रहा है ना। आप तो साथ ही रहे हैं ना। आपने साथ होकर चुनाव दिया। नहीं रहे हैं, भाजपा के साथ मिली सरकार हमेशा भाजपा ने बनाई है, कांग्रेस ने तो साथ में होकर एक बार हम मिल गए चुनाव लड़ा और उसके बावजूद भी हार होने के बावजूद भी, लेकिन आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और आप उत्तर प्रदेश के जिले गिना रही हैं, एक बार जरा अपने केंद्र शासित जो आपके कांग्रेस शासित प्रदेश है जरा उनके भी आंकड़े देख लीजिए, उनके भी जिले देखिए, उनके भी स्थान बताइए। कांग्रेस शासित प्रदेशों को जरा देखिए उनकी क्या हालत है। आपने बात की पहले स्थान पर है भैया, मंत्री के आंकड़े हैं। आप अपने कांग्रेस शासित, अरे आप लाइए ना एनसीआरबी के आंकड़े, मेरे पास रखा है सामने 59,41,000। अगर आपको दिख जाए तो, अगर आपको दिख जाए आंकड़े तो मेरे पास रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, आप देख लीजिए। अगर आपको दिख जाए तो आप देख लीजिए एनसीआरबी का आंकड़ा। 8 साल से आप लोगों ने शासन किया, तब भी दलित में सुधार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हवाई गांठ नहीं मारती। आज आप दलितों की कैसी बन रही है? 60 साल तक आपने देश में राज्य किया है और उसके बावजूद भी आपने दलितों की 8 साल में आपके देश, आपकी पार्टी ने देश का सत्यानाश कर दिया है। नाश, सबका सर्वनाश, सबका सत्यानाश। बस ऐसे कहते रहिए बहन जी, ऐसे कहते रहिए। सारे विश्व में टंका बज रहा है। कोई ठोस प्रमाण है ही नहीं। सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया ऐसा लग रहा है
उसका डंका सारे ऐसा लग विश्व में रहा चलता है है। कि आज आपके कांग्रेस की जो आपकी बहन जी है सरकार ये ने समाजवादी भारत पार्टी के को ऊपर नहीं है। दिया जाता और आज अमेरिका दौड़ के आता है वीजा नहीं, देने शुक्ला के जी लिए। आप ही की तरफ है, हमारी तरफ नहीं हुई है। नहीं आज आपकी ही प्रवक्ता है। नहीं आपका गठबंधन है भाई, ये गठबंधन धर्म निभा रही है। अभी कैसे भूलेंगे अपने कांग्रेस शासित प्रदेशों की हालत नहीं बयां करेंगे आप, सिर्फ आपको अपना उत्तर प्रदेश दिख रहा है। करते हो आप हमेशा मुलायम सिंह के गले में बाहें डाल के, आपके कल्याण सिंह ने, आपके राजनाथ सिंह ने हमेशा मुलायम सिंह जी के साथ सरकारें बनाई। और रही बात दलित वोट की, तो दलित वोट ना सपा का है और ना भाजपा का है, और ना भाजपा में जाएगा और ना सपा में जाएगा। 22 के चुनावी आंकड़ों का कांग्रेस शासित प्रदेशों की जो हालत है उसको देखकर दलित वोट कांग्रेस के साथ आएगा। या हमने आपके कहने से दलित वोट आपके साथ आ जाएगा। 60 सालों में आपने बहुत सुधार कर दिया, दलितों की स्थिति में बहुत सुधार किया है आपने, दलितों को इतना अच्छा विकास दिया है कि उसको देखकर आपके 60 सालों के राज्य को देखकर जो है अब दलित आपको वोट देगा। दिया पंजाब में आपने क्या किया है? हमने हर जाति का विकास किया है, हम तो सब जातियों को लेके चले हैं हमेशा कांग्रेस को। आप लोग डायलॉग हमारे हो, मारते हो और करते कुछ और हो। आप ये बताओ ना, परिवार का, सिर्फ गांधी परिवार का, अपने परिवार का विकास किया है आपने, अपने परिवार का विकास किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनका विकास हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, इनके अलावा कोई दिखा है आपको? बेटे जो अध्यक्ष बने बैठे हैं उसके संबंध में आपके क्या विचार? परिवारवाद नहीं है, जवाब दीजिए। नहीं है, दूसरी पार्टी परिवारवाद है। एक सवाल सुनिए, सवाल में जवाब समापन करिए। हाँ, आज के विषय से बात हट करके अलग अलग विषयों पे आ गई, केंद्र सरकार और भारत के सरकार की बात आ गई। मैं एक सवाल कर रहा हूं, तथा कथित जो है भक्त होने के बाद में गौ गंगा गायत्री के इस हिंदुस्तान को अखंड भारत का कथित नारा देने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या कारण है कि हिंदुस्तान में 11 प्रदेशों में गौ तुम्हारी माता है और 10 प्रदेशों में गौ को काटा जाता है? क्या अखंड भारत दे रखा है? इसी का जवाब दे दो, आगे बात बाद में होगी। आज के जागरण की बात नहीं, आलोक बिहारी जागरण की खबर है कि 1 हफ्ता हो गया और भूसा नहीं है। आपकी जो गौशालाएं बनी हुई हैं, क्या जवाब है आपके गौ प्रेम का? ये बताइए ना। मनोरमा बहन जी का सरकार आपकी भी है, सरकार आपकी भी है। हमारी सरकार ने गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के लिए जो ठोस कदम उठाए, आपकी सरकार क्या करती रही? कानूनी अमला जामा पहना करके स्लॉटर हाउस खुलवाती रही, गौ भक्तों पर गोली चलवाती रही, संतों ने जब गाय की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया तो आप। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, अनिल मिश्रा जी का, वीरेंद्र जी का, शशांक जी का, राजेंद्र जी का, अनुपमा जी का, शशांक शेखर का और मुख्तार अहमद टेनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।